बच्चों तो आज मैं एक और चैप्टर लेके आया हूं और इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं बताने वाला हूं, तो इसकी तैयारी तुम अपने से कर सकते हो। कुछ के आंसर्स मैं बताते चलूंगा और कुछ के आंसर्स तुम खुद से ही करते जाना। तो बच्चों ये चैप्टर देख सकते हो, अध्याय 2 है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो पूरे बुक को सरसरी निगाह से तुम देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ताकि तुम्हें कोई बाहर से टेंशन लेने की आवश्यकता ना हो। लगभग सारे क्वेश्चंस मैं बताते चलूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों, अम्ल एवं क्षारक में अंतर करें, ये सबसे पहला क्वेश्चन आएगा। इसके उत्तर को तुमको लिखना होगा। दूसरा बच्चों यहाँ क्वेश्चन जो आएगा वह है तुम्हारा इंडिकेटर किसे कहेंगे या सूचक किसे कहेंगे। तो वह पदार्थ जो अम्ल या क्षारक को पहचानता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूचक कहते हैं। अब नया क्वेश्चन यह समझ लो कि सूचक कितने प्रकार का होगा। तो सूचक बच्चों दो प्रकार का होगा। एक जो सूचक होता है उसको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक, और दूसरा जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो, मानव निर्मित सूचक। तो जो प्राकृतिक सूचक है यह कभी कभी पूछा जाता है कि जो प्राकृतिक सूचक होता है उसका उदाहरण दीजिए। तो प्राकृतिक सूचक में सबसे अच्छा उदाहरण क्या है बच्चों, लिटमस उदाहरण हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो हल्दी है वह भी प्राकृतिक सूचक हो गया, प्याज का रस है वह भी प्राकृतिक सूचक हो गया, लौंग हो गया वह भी प्राकृतिक सूचक हो गया। और जबकि देखोगे प्राकृतिक सूचक में बहुत सारे, जैसे कि हाइड्रेंजिया हो गया, पेटूनिया हो गया, जेरेनियम हो गया, कई फूलों के रंगीन पंखुड़ियां भी क्या है, प्राकृतिक सूचक हैं। ये तुम याद कर सकते हो। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि लिटमस कैसा रंग का रंजक है, तो तुमको लिखना है बैंगनी रंग का। एक और उसी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यह लिटमस किस चीज से प्राप्त होता है, तो तुम्हें लिखना है लीचेन से यह प्राप्त होता है। ठीक है, लिटमस लीचेन से प्राप्त होता है, यह तुमको लिख देना है। ये लाइकेन भी पढ़ा जाता है, लीचेन भी पढ़ा जाता है, जो पढ़ो वह है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक है क्वेश्चन तुम्हारा। तो अम्ल क्षार सूचक से ये सारे क्वेश्चंस तुम्हें आएंगे। अब यहां देख सकते हो गंधीय सूचक किसे कहते हैं, यह भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गंधीय सूचक वैसे सूचक होते हैं जिसको डालने पर अम्ल या क्षार में एक खास प्रकार का उससे गंध पता चलता है, जिससे हम पहचान लेते हैं कि वो अम्ल है या फिर क्या है, क्षारक है। जैसे गंधीय सूचक के उदाहरण पूछेगा तो वेनिला है, प्याज है, लौंग है, ये गंधीय सूचक है। प्राकृतिक सूचक तो है, साथ में ये क्या है, गंधीय सूचक है। इसके उदाहरण तुम यहाँ लिख सकते हो। अब देखना, अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहां पूछेगा कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा। तो इसके उत्तर में लिखोगे कि जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो वहां पर एक लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कौन सा गैस मुक्त होता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ठीक है, चलो नया क्वेश्चन यहां देख सकते हो, वही देख सकते हो, अम्ल धातु से रिएक्शन करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो यहां पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब क्षारक किसी धातु से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। तो इसका उत्तर लिखना होगा तुमको कि यहां भी लवण और हाइड्रोजन गैस, उसी तरीके का यहां उत्तर लिख सकते हो। तो एक और क्वेश्चन तुम याद कर लो, ये वाला, कि जब NaOH Zn से रिएक्शन करता है तो यहां पर क्या बनता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, सब्जेक्टिव में भी तुम लिख सकते हो। तो ये लिखोगे सोडियम जिंकेट का निर्माण करता है, Na2ZnO2, ये होता है सोडियम जिंकेट। क्या गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। देखा कितना आसान आसान क्वेश्चन है। चलो अब यहां देखोगे धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं, यह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो इसके उत्तर में लिख सकते हो, जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। क्या क्या उत्तर लिख दोगे बच्चों, लवण का निर्माण करेंगे, जल का निर्माण करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे। हो गया उत्तर। तो इसी तरीके से क्वेश्चन में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूं तुम्हें, तुम क्या करो कि इसको याद करते जाओ। लगभग सारे यही क्वेश्चंस तुमसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद देख सकते हो एक जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सबसे आसान क्वेश्चन है यहाँ तुम्हारा, वह है उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इसके उत्तर में लिखना है कि अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं।
इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये तो मतलब अभी तक जितना मैंने बताया उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। उदाहरण के साथ लिखें तो तुमको लिख देना है, जब अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से लवण और जल बनता है। तो जैसे मैंने बच्चों पहले भी बताया है, कोई भी यहाँ उत्तर लिखो तो यदि वहां आवश्यकता है तो एक यहाँ पर इक्वेशन को, समीकरण को जरूर लिखना, अपने मन से लिखना। वहां पूछा नहीं जाएगा कि उदाहरण दीजिए या नहीं दीजिए, तो उदाहरण भी अपने मन से लिख देना। तो ये उदाहरण लिख सकते हो NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस H2O, ये यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस तुम्हारे इंपॉर्टेंट हैं। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जैसे देख सकते हो कि अम्ल का धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रियाएं के साथ अभिक्रियाएं क्या होता है। तो ये क्वेश्चन तुम याद कर सकते हो यदि मन है तो, कोई जरूरी नहीं मैं बोल रहा हूँ कि याद कर ही लो, लेकिन एकदम तुम 100% तैयारी करके जाना चाहते हो तो यह भी याद कर सकते हो कि अम्ल धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो धातु का ऑक्साइड है वह कैसा बिहेव करेगा, यह क्वेश्चन होता है। तो देखो यहाँ जब धातु का ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण करता है। तो ये जो धातु का ऑक्साइड है बच्चों, क्षारकीय प्रकृति दर्शाता है। कैसा प्रकृति दर्शाता है बच्चों? क्षारकीय प्रकृति को वो दर्शाता है। ठीक है, ये याद रखो। जो धातु का ऑक्साइड है अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण एवं जल बनाएगा, तो यह क्या करेगा? क्षारकीय प्रकृति को दर्शाएगा। तो धातु क्या हो गया? मान लो कि ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम, ये धातु हो गया, इसका ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड हो गया। तो ये तो पढ़ने का विषय है जो कि मैंने पहले पढ़ा दिया है, अभी तुम्हें क्वेश्चन आंसर तुम्हें बता रहा हूं, तो यहाँ पर तुम इसको देख सकते हो। क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराएंगे तो अधात्विक ऑक्साइड कैसा बिहेव करेगा? तो तुमको लिखना है कि जो अधात्विक ऑक्साइड है वह अम्ल के जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, अब यहाँ देखना ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही, खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि वहां पर वह अम्लीय पदार्थ है, और अम्लीय पदार्थ है तो पीतल या तांबे के बर्तन जो है उससे वो क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा और जहरीले पदार्थ का निर्माण करेगा जो कि बहुत हानिकारक है। इसलिए हमें उनको उस तरीके से नहीं रखना चाहिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं हैं? तो इससे जो जो क्वेश्चन आएगा वो मैं बता दे रहा हूं तुम्हें। तो यहाँ देख सकते हो तुम कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे लिए। ये सारे क्वेश्चंस तो नहीं इस तरीके से पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहाँ से एक क्वेश्चन तुम्हारा पूछा जाता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ देख सकते हो कई प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि उनसे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है कि नहीं होती है। जैसे पानी में अम्ल को डाला जा रहा है, HCl को, HNA3 को, उनको डाला जाता है और फिर देखा जाता है कि यहाँ बल्ब जलेगा कि नहीं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित होगा कि नहीं। तो इसका उत्तर है हाँ, वहां पर विद्युत धारा प्रवाहित होता है क्योंकि वहां पर H+ आयन या फिर OH- आयन मिलते हैं और आयनों के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये तुमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मैंने पढ़ाया भी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि यदि यहाँ ग्लूकोज डाल दिया जाए तो क्या ग्लूकोज से विद्युत धारा प्रवाहित होगा? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि ग्लूकोज में कोई आयन का निर्माण नहीं होगा। ग्लूकोज को पानी में डाल के यदि यहाँ रखा जाए तो उससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा क्योंकि वहां पर कोई आयन नहीं बनेगा। ये सारे क्वेश्चंस भी हैं बच्चों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख सकते हो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हारे लिए हैं जो कि तुमको याद करके चलना है। ये देखो, ये क्वेश्चन तुम एकदम तैयार कर लो। ये जो पहला मैंने बताया इस तरीके से कि वहां पर H+ और OH- मिलता है, इसलिए वह अम्लीय अपना गुण दर्शाता है। ये वाला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है? क्योंकि वहां आयन का निर्माण होता है। तीसरा, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग को नहीं बदल पाता क्योंकि वहां पर ये देखो हाइड्रोक्लोरिक गैस है, यानी कि वहां पर H+ आयन का निर्माण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, अम्ल को तनिकृत करने के समय क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए? तो यहां से एक क्वेश्चन होता है कि जब अम्ल में हम लोग पानी मिलाते हैं तो पहले अम्ल को रख दिया और उसमें पानी डाल दिया, ऐसा करेंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो अम्ल रख दिया 1 बाल्टी, उसमें 2 बाल्टी पानी मिला दिया तो बहुत जोर से क्या हो सकता है? स्प्लैश कर सकता है। इस कारण हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग पानी रखते हैं
उसमें धीरे धीरे अम्ल को मिलाते हैं और उसको तनुकृत करते हैं, मतलब पतला करते हैं, उसको धीरे धीरे हिलाते रहते हैं। ये बात याद रखना। यह भी देखो एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। इतना हो गया। चलो नया क्वेश्चन अब देखते हैं यहाँ। तो यहाँ पर पीएच स्केल से संबंधित क्वेश्चन आता है बच्चों। पीएच स्केल यहाँ देख सकते हो, इससे संबंधित आता है, तो ये तो तुम्हें पता भी होगा। यहाँ देख सकते हो पीएच स्केल में 7 जब पीएच होता है तो उदासीन होता है, 7 से ज़्यादा होता है तो क्षारकीय होता है, और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, उसको तुम याद कर लोगे। यहाँ देख सकते हो इसके रंग को भी दिखाया गया है। तो यहाँ से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हें बताए थे, ऑब्जेक्टिव में याद करो। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। तो यहाँ हमारे शरीर का जो पीएच है वह कितना से कितना होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो बोलोगे 7 से 7.8 पीएच का परास होना चाहिए। इसके बाद देखोगे कि अम्लीय वर्षा होता है, उसमें क्या होता है, पीएच का मान क्या होता है, 5.6 से कम होता है। ये 2 क्वेश्चन तुम यहाँ से याद कर लो। बगीचे में मिट्टी का पीएच देखोगे कि यहाँ पर मिट्टी जो है अम्लीय भी हो सकता है और क्षारकीय भी हो सकता है। तो जब अम्लीय होगा तो क्षारकीय पदार्थ मिलाएंगे, क्षारकीय होगा तो अम्लीय पदार्थ मिलाएंगे। ये यहाँ पर तुम याद कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाचन तंत्र का पीएच से तो उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछेगा कि जब एसिडिटी हो जाएगा पेट में तो क्या लेंगे, तो लिखोगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेंगे। दंत क्षय वाला भी नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पर नेटल के पत्ती में ये वाला पूछता है, जो कि मैंने तुम्हें बता दिया था। इससे 1 नंबर का क्वेश्चन तो एकदम 100% रहेगा, मतलब इसको याद कर लेना है तुमको। ऑब्जेक्टिव में भी तुमको तैयारी करके जाना है। तो सिरका में एसिटिक अम्ल, संतरा में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, याद कर लो। इसी तरीके से खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल, नींबू में सिट्रिक अम्ल, चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल और नेटल के डंक में मिथनोइक अम्ल, इसको भी याद कर लो। इस तरीके से तुम इस सारी चीजों को क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। ये सारा तुम्हारा है, ठीक है। अब चलो यहाँ से अब हम लोग आगे के क्वेश्चन बढ़ते हैं, और यहाँ से तुम्हारा कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा वो हम लोग देखते हैं। अब देखो साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वह है क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या है, क्लोर क्षार अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये क्वेश्चन तुम याद कर सकते हो बच्चों। तो बोलोगे कि यह जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसका कैसे निर्माण होता है वह हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि जो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि नमक होता है, साधारण नमक होता है, उसका जलीय विलयन में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। साथ में क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस भी निकलते हैं। तो यहाँ तुमको बोलना है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया इसको क्यों कहते हैं, अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो यहाँ देखोगे कि एक क्षार का निर्माण हो रहा है, क्लोरीन का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो इसको बहुत अच्छे से तुम अपने से आंसर बना के लिख सकते हो, उसके बाद इसको तुम यहाँ पर लिख देना। तो इसलिए इसको क्लोर क्षार कहेंगे। अब देखोगे नया क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण। तो मतलब मान लो कि खोलोगे और तुम्हें आ जाएगा कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है, तो CaOCl2 क्या है, विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला है। अच्छा अब याद कर लेना कि विरंजक चूर्ण का 2 उपयोग लिख लीजिए। तो यहाँ वस्त्र उद्योग में सूती एवं लीलेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में इसका उपयोग हो जाता है। कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में उपयोग होता है, और पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। फिर आता है तुम्हारा बेकिंग सोडा। बेकिंग मतलब खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा क्या है बच्चों, NaHCO3 क्या है, खाने वाला सोडा। अब नया क्वेश्चन आता है कि ये क्वेश्चन तुम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब खाने वाला सोडा को गर्म किया जाता है तो क्या बनता है। तो इसका उत्तर है सोडियम कार्बोनेट बनता है, H2 बनता है और CO2 बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लो। इसके बाद देखोगे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी खाने के सोडा का क्या उपयोग है। तो इसका हम लोग सबसे पहला देखेंगे कि इसको बेकिंग पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। सबसे पहले समझो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा अलग अलग चीज है। बेकिंग सोडा भी खाने में डालेंगे, बेकिंग पाउडर भी खाने में डालेंगे, लेकिन जो बेकिंग सोडा होता है वह NaHCO3 है। और बेकिंग पाउडर क्या है, इसमें कुछ अम्ल मिला दें। इसमें क्या मिला दें, खाने का कुछ अम्ल मिला दें तो हो जाएगा बेकिंग पाउडर। तो देखो यहाँ पर NaCO3 में कुछ अम्ल मिला दिया तो ये हो गया तुम्हारा बेकिंग पाउडर। ये क्या हो गया, बेकिंग पाउडर, ठीक है।
तो इससे भी क्वेश्चन तुमको आ जाएगा, इसको भी तुम पढ़ सकते हो। अब यहां पर नया क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, वह है तुम्हारा, देख लो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, एकदम याद कर लेना, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहेंगे? तो CaSO4 हाफ H2O हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहेंगे। जिप्सम किसे कहेंगे? तो CaSO4 2H2O को जिप्सम कहेंगे। यहां से यह क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम कैसे बनेगा, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनेगा, इसको याद कर लो। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल डालेंगे तो जिप्सम बनेगा, जब जिप्सम को गर्म करेंगे तो जिप्सम को जब 373 K पे गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। समझ में आ गया? तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इन सारी चीज़ों को याद कर सकते हो। देखो यहाँ CaCO2 का क्या नाम है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसके उत्तर में लिखना सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो देखो यहाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने नहीं बताया, लेकिन इसको तुम यहाँ पर मैंने थोड़ा सा समझा दिया था। ये देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा CaOH का होल2 को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। तो कैसे ये बनता है वह भी तुम यहाँ पर याद कर सकते हो। तो लगभग सारे क्वेश्चंस मैंने बता दिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए। कुछ और क्वेश्चन छूटे हैं तो आगे मैं लेकर आ रहा हूँ सारे क्वेश्चंस को। तो तुम यदि इस तरीके से तैयारी करते हो, चैप्टर की सारे क्वेश्चंस को देखते जाते हो, तो जरूर से जरूर तुम्हें 80 से 90% मार्क्स जरूर आएंगे। तो बच्चों मैं मिल रहा हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे वीडियोस तुम्हें कैसे लग रहे हैं, आगे मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ, जरूर तुम लिख देना, जरूर लिखना, ताकि मैं इसको आगे सीरीज को ले जाऊँ या ना ले जाऊँ तुम्हारे पर निर्भर है। और बच्चों यदि तुम हमारे चैनल से पढ़ते हो, रेगुलर पढ़ते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही पढ़ो, ठीक है? ओके, थैंक यू।